बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इंसान को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज यकम मुहर्रम हुआ और उसके साथ ही कराची में जिस तरह की दहशतगर्दी और जो इंतशार आपने देखा, ये खुदा न खास्ता अगले आने वाले दिनों की एक गम्माज़ी ज़रूर कर सकता है अगर होश के नाखुन ना लिए गए, अगर मुनासिब इक़दामात ना किए गए। कराची इस वक्त भी फसादात की लपेट में है। खुदा न खास्ता जो 4 अफराद शहीद हुए हैं, उसके अलावा जो सूरत हाल हो सकती है, कल जब जनाजे उठेंगे क्या सूरत हाल होगी, क्या पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, क्या पाकिस्तान के अहलकार, क्या पाकिस्तान की इंतज़ामिया, क्या सिंध की इंतज़ामिया इस मामले को गौर से देख रही है नहीं, इस वाक़े पे क्या है, क्या सूरत हाल है, किस तरह के इंतज़ामात हैं, क्या वहाँ की जो शिया कम्यूनिटी है वो इस पर सेटिस्फाइड है और क्या इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी या नहीं की जाएगी इस मामले के ऊपर, इस पर हम बात करते हैं। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब जो कि मारूफ आलिम दीन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये सूरत हाल थोड़ा सा बताएंगे, कैसे ये वाक़या शुरू हुआ, किस तरह से ये दहशत गर्दी हुई और अब आगे आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले तो उन शुहदा के लवाहिकीन को, पूरी मिल्लत को अपनी मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। बेटा, मैं बस आपके 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जो हकाइक है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और आपकी तवस्सुस से पूरे पाकिस्तान के अहले इंसाफ के सामने, चाहे वो किसी भी मकतब के हों, के सामने रखने जा रहा हूँ ये बात कि देखिए, हमें ये देखना है कि नई चीज क्या है। अगर जुलूस और मजलिसों की बात है तो इनकी तारीख तो 1000 साल से पुरानी है और पाकिस्तान में 64 साल से, जब से पाकिस्तान बना है 65 साल हो गए, 64-65 साल ये जुलूस उठ रहे हैं। और ऐसा भी होता था कि एक पुलिस वाला पूरा जुलूस लेके चला जाता था, कुछ नहीं होता था। साल गुज़िश्ता हमारा इंतजामिया का सबका आपस में कोऑर्डिनेशन रहा। अगर हम फसादी होते तो पिछले साल भी कुछ हो जाता, लेकिन पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ। इस दफा कल तक जो मीटिंगें हुई, हमें पूरी भरपूर यकीन दहानी हर पैमाने पे कराई गई कि हमने सारे इंतजाम कर लिए, सब कुछ हो गया। अब आज के वाक़े को मैं मुकदमे के तौर पर पेश करना चाह रहा हूँ कि अब मुझे बताएं कि हम क्या करें। आज ये हुआ कि जब वो मखसूस टोला, दहशतगर्द टोला जो चंद 100 की तादाद में था, उनके साथ कोई, हम जानते हैं कि अहले सुन्नत भी उनके साथ नहीं है, कोई उनको ओन करने को तैयार नहीं। वो टोला मोहतरम अपनी हस्तियों के नाम लेकर निकला और उनके जिक्र के बजाय उसने असलहा लहराना शुरू किया। सब ऐनी शाहिद हैं और उसके दीवावाल चाकिंग शुरू की। फिर उसके बाद इश्तियाल अंगेज नारे। हमने उसी वक्त जब वो रैली जा रही थी, इंतजामिया से राब्ता किया, उन हुक्काम को बताया, जिम्मेदारों को, कि भाई ये हो रहा है और अभी नश्तर पार की मजलिस शुरू होने वाली है, इसका सद्देबाप करें वरना मुमकिन है कुछ हो जाए। उन्हीं ने कहा कि हमारी उनके रहनुमाओं से बात होती है और ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर जब वो वापस पलटे, हमने राब्ता किया, देखें ये वापस का रास्ता नहीं है इनका, ये फिर वापस इधर ही आ रहे हैं, नश्तर पार पे मजलिस शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमारी बात हो गई। नतीजा क्या हुआ कि जब वो आए, वो स्काउट्स जो रास्ते बना रहे थे, उन स्काउट्स पर फायरिंग हुई, शहीद हुए। और नश्तर पार्क में ऐन उसी वक्त, जो वहां से चंद 100 मीटर 200 मीटर के फासले पर भी नहीं है, वहां हजारों का मॉब बैठा था। वो दहशतगर्द आए, वो खारजी टोला आया, उसने फायरिंग की। कोई जवाब नहीं बनता। पूरा पाकिस्तान मुझे आज बता दे कि किसने ये शुरू किया। मौलाना साहब, ये रैली क्या हर साल निकलती है या ये पहली बार निकली और इंतजामिया ने इसको परमिशन किस बुनियाद के ऊपर दी? ये बात भी मैं और बता दूं आपको कि आप ये देखिए कि जब हमारे जुलूसों की और मजालिस की बात हो तो फौरन परमिट और लाइसेंस। मैं यही सवाल करना चाहता हूँ इंतजामिया से कि इस जुलूस की परमिशन, इस जुलूस की रैली किसके पास है? किसी के पास नहीं। पहले ये एक छोटा सा जलसा करते थे, मगर इस साल मैं आपको अहम जो बात करने जा रहा हूँ कि कल जो नेटो का हमला हुआ है, तो आज हमारे उलमा ज़ाकिरीन ने ये तय किया हुआ था कि आज पहली मुहर्रम को हर मिंबर से पूरी पाकिस्तानी कौम को पैगाम दिया जाएगा कि हम सब मुत्तहिद हैं और उसके खिलाफ बात की जाए। लेकिन एक पूरी मिल्लत को की तवज्जो डाइवर्ट की गई। ये प्लानिंग के तहत ये वाकया किया गया ताकि अब पूरे 10 दिन ये आग लगती रहे, लोग निकल आएंगे, मॉब निकल आएगा, घिराव जलाव होगा और रोजाना ये सिलसिला चलेगा। अब आगे आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि कराची तो बड़ा सेंसिटिव है और सेक्टेरियनिज्म का लावा पक रहा है इस शहर के अंदर। बात कर रहा हूँ कि इंतजामिया के अंदर दहशतगर्द पेनिट्रेट कर चुके हैं। अगर उनकी सरपरस्ती ना होती तो आज ये बगैर इजाजत के, बगैर लाइसेंस के, बगैर उसके ये सारे जुलूस, ये रैलियां कैसे निकली, जबकि हम बता रहे हैं कि इनका मकसद ये है। और वही मकसद फिर बाद में हुआ नहीं, पूरा हुआ कि उन्होंने वो किया। मौलाना साहब, आखिरी सवाल आपसे कि कल जब जनाजे उठेंगे सूरत हाल क्या हो सकती है और क्या आपकी कम्युनिटी जो है वो किस तरह से कोऑपरेट कर सकती है सूरत हाल? मैं तो अपनी कम्युनिटी को एक पैगाम दे रहा हूँ, उसमें मुझे चाहे अपने लोगों की भी बातें सुननी पड़ रही है कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। जैसे हमने 2 साल पहले 2009 में 11 मुहर्रम को अपने जनाजे उठाए थे, लाखों आदमी थे, पत्ता नहीं हिलने दिया था। तो हमारी कोशिश तो यही है, क्योंकि हमें तो आजादारी करनी, हम नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो।
لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ عزاداری کو ڈسٹرب کر دیا جائے، مجالس کو ڈسٹرب کیا جائے، جلوسوں کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو ہم نے تو اپنی کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ جنازے شہید کے اسی شان و شوکت سے اٹھائے جائیں جیسے ہم نے 11 محرم کو اٹھائے تھے، اور اللہ پر ہم نے چھوڑا ہے۔ انتظامیہ تو ظاہر ہے کسی کام کی رہی نہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ انتظامی امور ان کے کیسے ہیں۔ اگر ان میں کچھ واقعی پاکستان کی محبت اس وقت ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان تمام مسائل کا جو سرحدوں کے حالات ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں، پورا میڈیا سمجھ رہا ہے، یہ تھوڑے سے دہشت گردوں کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ان کو کنٹرول کر لیتے تو یہ سانحہ آج نہ ہوتا۔ جو بعد میں فائرنگ بھی ہوئی اور شیلنگ بھی ہوئی، جب آپ کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا تو اس وقت تو آپ کنٹرول کریں نا۔ تو بات یہ کہ نہیں کنٹرول کریں گے تو قوموں کے انجام بس خدا اس وقت سے ہم کو محفوظ رکھے، ہماری سرزمین کو محفوظ رکھے۔ یہ دشمن ہیں ملک کے بھی، ہمارے بھی، آگے خدا بالکل ہماری بھی یہ دعا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، ہماری بھی یہ دعا ہے پروردگار اس دھرتی کو سلامت رکھے اور یہ عاشورہ جو ہے یہ بھی پرسکون گزرے تاکہ پاکستان میں امن ہو، اور یہی دعا محرم کے اس مہینے میں ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب تبدیلی کا موسم ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو لا لیسنس ہے یا لا قانونیت ہے، اس کو بھی تبدیلی کے ساتھ کہیں نہ کہیں رکھا جا سکتا ہے، اور تبدیلی کے موسم میں تو آج اور اہم خبریں بھی سامنے آتی ہیں۔ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تبدیلی کے موسم کی بات بار بار کی جا رہی ہے۔ تبدیلی کے موسم میں آج چودھری نثار صاحب نے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ کیا یہ استعفیٰ بھی کسی تبدیلی کا اشارہ تھا یا کہ نہیں تھا؟ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گھوٹکی کے جلسے میں، اور گھوٹکی کے جلسے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا تحریک انصاف کے بیٹسمین بننے کے طور پر، اوپننگ بیٹسمین کے طور پر آج انہوں نے کپتان کی ٹیم کو جوائن کیا ہے۔ اگر ان کی یہ موو کس حد تک کامیاب ہوگی یا کس حد تک کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا پیپلز پارٹی سے جانا اور تحریک انصاف میں داخل ہونا بہرحال ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ عمل ہے پاکستان کی سیاست میں۔ آنے والے موسموں کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، ان کا انداز تھا، مگر کیا کہنا تھا آئیے وہ سنتے ہیں۔ عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ کیا گھر بیٹھ جاؤں؟ بتاؤ گھر بیٹھ جاؤں؟ کیا باہر نکلوں؟ کیا باہر نکلوں؟ پاکستان بچانے کے قافلے میں شامل ہو جاؤں؟ تمہاری اجازت ہے تو پھر سن لو، اگر تم کہتے ہو سامنے گھر نہ بیٹھو تو میں تم سے سوال کرنے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے؟ کیا میرے ساتھ لڑو گے؟ کیا میرے ساتھ مرو گے؟ کیا میرے ساتھ جدوجہد کرو گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب تو انداز، لب و لہجہ، الفاظ ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا رہے تھے، لیکن فلسفہ ان کا نہیں تھا۔ وہ فلسفہ وہ چھوڑ چکے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ جوائن کر چکے۔ آج سب سے اہم بات جو کہ ان کے جلسے میں کی گئی وہ بہت ہی اہم بات ہے، اور ہم ان کی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کہا، اس پہ بہت ہی اہم طلب بات ہے جس پہ غور کرنا ہے، وہ کرتے پہلے سنتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا تھا۔ خدا کی قسم میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایک بھی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کراچی میں بتاؤں گا۔ تاریخ کیا خود کو دہرا رہی ہے؟ اور تاریخ نے تو اس وقت بھی دہرایا تھا جب سن 1989 میں وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، اور سب سے بڑا اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد اس وقت بن چکا تھا، اور وہ ان کے اپوزیشن تھے، اپوزیشن جماعت کے رہنما تھے، آئی جے آئی کے رہنما تھے غلام مصطفیٰ جتوئی، اور وزیر اعظم بے نظیر جب ہندوستان سے بات کرنے کی یا یو ایس سے بات کرنے کی کوشش کی تو تاریخ گواہ ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ بات کرنے کی یا پالیسی بنانے
की कोशिश करेंगी या अमेरिका के साथ या किसी और मुल्क के साथ, तो इसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। और फिर सबसे बड़ा धब्बा वो लगा था जिसको कि सिक्योरिटी रिस्क, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया था। उसके बाद सबने देखा कि जनरल इंतखाबात भी हुए, आम इंतखाबात में IJI भी बनाई। किसने बनाई? इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, एक दफ़ा फिर तब्दीली का नारा लेते हुए। और ये जमात उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल आ चुकी थी, और फिर IJI जो कि इस्टेब्लिशमेंट की हामी जमात थी, हामी इत्तेहाद था, वो फतह याब हुआ। बात यहाँ तक नहीं ठहरती। अब ये है कि क्या इस वक्त भी मोहतरम जरदारी साहब के लिए ये जो बात की जा रही है, इसके बाद उनको भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा सकता है, अगला इंतखाब लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता? सवाल हम उठाने जा रहे हैं आपके सामने आज की इस अहम पेशरफ्त के तनाजुर में कि क्या आज तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या कोई इत्तेहाद या जमात अब खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? हमारा दूसरा सवाल है कि क्या अगला इंतखाब सदर जरदारी को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर लड़ा जाएगा? क्या हवा का रुख देखकर मिजाज बनाने वालों को मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इस बार हुकूमत गिराने का मुकाबला है। नून लीग और PTI में क्या 2020 शुरू हो चुका? मैच फिक्स है या कुछ और? फैसला आपका। और क्या तब्दीली का मौसम आ गया? अगर आ गया तो पर्दे के पीछे कौन है? मैं बहुत खुश आमदीद कहती हूँ अपने मेहमानान गिरामी को। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कायदे ऐवान सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम नैयर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। मोहतरम शेख रशीद साहब जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे साथ टेलीफोन पे बात करेंगे, लेकिन शायद हवा का रुख देखकर वो भी आज बात करने से मोतरज़ हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शेख रशीद साहब से करना चाहूँगी जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शेख साहब, आज की इस तब्दीली को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मरतबा फिर तारीख खुद को दोहरा रही है? जी शेख साहब, आपसे सवाल है कि क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? आपको लग रहा है? किस मसले में जी? ये शाह महमूद कुरैशी साहब का आना और सिक्योरिटी रिस्क जो कि उन्होंने एटमी हथियारों के हवाले से बात की है कि वो बताएंगे जरदारी साहब के हाथों महफूज नहीं है, तो क्या ये तारीख खुद को दोहरा रही है? देखें जी, सिक्योरिटी जहाँ तक एटॉमिक का मसला है वो तो ना आसफ जरदारी के हाथ में है ना सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारा एटॉमिक जो है वो 75% मिसाइल है और 25% जो है बाई एयर है। इसलिए हमारी मूवमेंट तो जो है सवाए जो मुख्तदर हलकों के लोग हैं और जो उसकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो उसके अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल उलट है। इंडियन का जो है वो 25% मिसाइल है और 75% एयर है। हमारा 75% मिसाइल है और 25 बाई एयर है। और थोड़ा सा आज मैं लोगों को पढ़ रहा था, थोड़ा से असम के इलाके के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात उनकी महफूज है। जहां तक के शाह महमूद साहब का है, वो मेरा ख्याल है बड़े लोग बादशाह हैं अगर ये समझ रहे थे कि शाह महमूद कहीं और जा रहे हैं। सही। मैं तो पहले दिन से ही वाज़ेह था कि शाह महमूद देखे ना, मुल्तान के अंदर इब्राहिम खान और रशीद और 2-3 और वो बाबू जो है क्या कहते हैं, मुल्तान की हद तक तो मेरा ख्याल है जी कि इमरान खान के 6 कैंडिडेट बड़े क्लियर हैं और केल कांटे वाले हैं। और जनूबी पंजाब में अभी 13-14 मुहर्रम को और लोग भी फैसला करने वाले हैं। तो शेख साहब, ये क्या ये हवा चल निकली है, हवा बनाई जा रही है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो तहरीके इंसाफ ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि मोहर लग जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे है। देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट कोई ना वोटें दिला सकती है, ऐसी लोगों का ख्याल है। हर सियासतदान के पीछे किसी ना किसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट जरूर रही है। और अगर ये समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, मैं नहीं समझता कि अव्वल तो मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा, और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे है तो ये कोई नई बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी के पीछे है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान A to Z किसी ना किसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के घोंसलों में या उसके गमले में, उसकी पनीरी में लगे जरूर हैं, कोई माने या ना माने, ये एक हार्ड फैक्ट है। ठीक शेख साहब, मैं दरखास्त करती हूँ कि आप टेलीफोन लाइन पे रहें। हमारे साथ मुशाहिद साहब भी हैं और नैयर साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं। मुशाहिद साहब, क्या लगता है आपको आज की मूवमेंट से कि जो मौसम है, सियासी मौसम, उसमें वाकई तब्दीली आ चुकी है?